University, and thank you for coming in this channel. So today I'm Niharika and I'm going to teach class 8 civics. So I'm going to teach chapter 4 today. I have completed chapter 3 and this is your part 1. I will also make part 2 of this chapter and I will also make test of this chapter. So let's get started. Our chapter 4 name is Understanding Laws. Laws को समझना. This is our chapter 4. So let's start this chapter. आप सब familiar होंगे कुछ laws के साथ, जैसे जो age of marriage specify करते हैं, कुछ laws age at which person can vote specify करते हैं, और कुछ laws dealing और buying और selling of property के बारे में भी बात करते हैं. हम जानते हैं जब पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ. हमने पार्लियामेंट के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है वो ही लॉज बनाता है. सो डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन. तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये लॉज जो है ये सबके लिए अप्लाई हैं. हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बी. नए लॉज कैसे आते हैं. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस. सो ये जो 4 क्वेश्चंस हमने अभी पूछे, हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन. सो सबसे पहले इसका ही आंसर निकालते हैं. सो लेट्स फाइंड दिस आंसर. ये रहा इसका हेडिंग ये इसकी, डू लॉज अप्लाई टू ऑल. सो अब पहले आपको एक दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं. देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे की मदद की टू hide him because he had done a crime, and the district government say that he will go to 10 years jail. So what do you think? Do you think that the government official actions were right? No, not at all. Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? No, not at all and never. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि लॉज जो बड़े अच्छे कास्ट के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा वो हैं, रिच हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उन्होंने कुछ गड़बड़ की हो, उन्होंने कुछ क्राइम किया हो, तो उन्हें सज़ा ना मिले. हर इंसान के लिए जो लॉज हैं वे इक्वल होने चाहिए. बट क्या लॉज इक्वल हैं? यस, ऑब्वियसली हैं. देखते हैं इन केसेस में अब क्या बताते हैं हमें बुक वाले. द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. इस ऊपर वाले केस से हमें सब अच्छे से पता चल रहा है कि लॉ को तोड़ा जा रहा है. As we read in unit first that members of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा था कि कोई भी आर्बिटरी पावर, मतलब कोई भी इंसान की पावर, जैसे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो लॉ के ऊपर नहीं है. उसको भी सजा मिलेगी अगर दे हैड डन एनी क्राइम. सो इस वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. सो इस बारे में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में और बहुत सारी जगह लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ के बारे में. सबसे पहला रूल ऑफ लॉ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ है, वो ये है कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ. So these laws apply to everyone. We get the answer of our first question. लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ कि ये जो लॉज हैं ये हर इंसान पे अप्लाई होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुपीरियर है सो ही विल बी, वो बच जाएगा. नो नो नो, ये लॉज हर इंसान पे अप्लाई होते हैं और होते रहेंगे. और अगर कोई इंसान ऐसा क्राइम करता है अपने इकोनॉमिकली पावरफुल होने पर, उसको लॉज पे वो नहीं मिलता, तो जिस इंसान ने वो करा है उसको भी जेल में डाला जाएगा. दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद बोल्ड वर्ड्स. सो द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता पर्सन्स को, उनके रिलीजन को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उनके जेंडर को लेकर, कि ये फीमेल है तो इसे जेल जाना पड़ेगा, और ये मेल है तो इसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये हिंदू है तो ये बच जाएगा, ये मुसलमान है तो इसको जाना पड़ेगा. लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अबाउट दीज ऑल. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस वजह से, ताकि इकोनॉमिकली ऐसी आर्बिटरी एक्सरसाइजेस ना हो, सो इसने रूल ऑफ लॉ बनाया. सो व्हाट इज दिस रूल ऑफ लॉ? It is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. लॉ के ऊपर कोई नहीं है, सब लॉ के नीचे है, चाहे वो पार्लियामेंट हो,
चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। नाइदर अ गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई वेल्दी पर्सन, ना ही मिस्टर अंबानी, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। एनी क्राइम, अगर आप कोई क्राइम करते हो, आप वॉयलेशन करते हो, तो लॉ के अधिकार पर, जो लॉ ने उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पनिशमेंट लिखा हुआ है, वो सबको मिलेगी। चाहे वो क्राइम किसी अमीर इंसान ने करा हो तो उसको भी उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो क्राइम किसी गरीब इंसान ने करा हो तो उसको भी इतनी पनिशमेंट ही मिलेगी। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? पर क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, बहुत बार। अभी हम देख रहे हैं मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, उसमें गलत होने लग रहा है सब कुछ, तो लॉ का वॉयलेशन हो रहा है। जो वे हैं, इस फिल्म स्टार्स हैं, वे लॉ का वॉयलेशन कर रहे हैं। ड्रग्स लेना मना है, बट ड्रग्स ली जा रही है, ये लॉ का वॉयलेशन हो रहा है बहुत बार। अभी भी दुनिया में बहुत जगह पुलिस लोगों को छोड़ देती है पैसे लेने के, तो ये सब लॉ का वॉयलेशन अभी भी बहुत जगह हो रहा है। बट हमारी इंडिया डेवलप करेगी एंड वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री वन डे। सो इसके लिए हम सबको एक साथ रहना होगा ना। पुराने ज़माने में इन एंशियंट इंडिया क्या था कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग लोकल लॉज थे, कि जैसे अगर बाई चांस किसी ने गलती करी, एक ब्राह्मण ने गलती कर दी और एक दलित ने गलती कर दी, तो दलित को पनिशमेंट मिलेगी, ब्राह्मण को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले ज़माने में क्षत्रिय, ब्राह्मण ये बहुत ऊंची कास्ट के माने जाते थे। लॉज जो अच्छी कास्ट होती थी, क्षत्रिय होते थे, अच्छे अच्छे लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण होते थे, तो इनके लिए अलग लॉज थे, ये इंजॉय करते थे मज़े से। अगर बाई चांस इन्होंने किसी को मार दिया, नो प्रॉब्लम, इनके लिए लॉज ही अलग थे। कुछ केसेस में जो पनिशमेंट पर्सन को रिसीव की जाती थी सेम क्राइम के लिए, जैसे अगर ब्राह्मण ने भी गलती करी और गरीब ने भी गलती करी, तो गरीब को ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, ब्राह्मण को कुछ ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लॉज वेरीड थे अकॉर्डिंग टू द कास्ट बैकग्राउंड्स, लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड वेयर एज द अपर कास्ट विल बी लीव। ये स्लोली और इस जो ये लॉ थे, लोकल लॉज थे, ओवरलैपिंग लोकल लॉज थे, इनमें अब चेंज आने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इनमें भी चेंज आने लगा। इट इज़ ऑफन बिलीव, ये वैसे बिलीव किया जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ही रूल ऑफ लॉ इंडिया में रेगुलेट किया था। हिस्टोरियंस ने इस बात को बहुत सारे सेवरल ग्राउंड्स पे क्लेम किया है, बहुत सारी जगह दिखाते ही क्लेम किया है। टू ऑफ विच इंक्लूड दैट, दो बेसिक लेवल्स उन्होंने बताए हैं, प्रूफ दिए हैं कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिटरी था। आर्बिटरी मतलब कॉलोनियल लॉ आर्बिटरी था, इसका मतलब है किसी को बिना सोचे समझे उसको पनिश कर देना, और अगर उसने कोई गलती नहीं करी है बट उसके हिसाब से पनिश कर देना। कुछ चीज़ फिक्स नहीं थी ब्रिटिश के लॉज के अंदर, कॉलोनियल लॉ में कुछ चीज़ फिक्स नहीं थी। अगर ब्रिटिश का मन करता है इसको जेल में डाल दे तो वे डाल देते थे, और अगर उनका मन नहीं करता तो वे नहीं डालते थे। इट वॉज आर्बिटरी। और सेकेंड थिंग थी कि इंडियन नेशनलिस्ट थे, वे बहुत अच्छा रोल निभा रहे थे लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश में इंडिया में आ गए थे, तो वो ब्रिटिश इंडिया कहने लगा था, तो वे बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे हमारी इंडिया को ब्रिटिश इंडिया से हटाने का। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्बिटरनेस का, मतलब जब कोई चीज़ फिक्स नहीं थी ब्रिटिश के कॉलोनियल लॉ में, सो एक बार ब्रिटिश ने सेडिटेशन एक्ट शुरू किया। ये 1870 में शुरू हुआ था, सेडिटेशन एक्ट। Remember its name, Sedition Act. It started in 1870. So ये जो एक्ट था इस सेडिशन का, इसमें ये क्या था कि अगर किसी इंसान ब्रिटिश कोई इंसान पसंद नहीं आया, उसने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो ब्रिटिश उसको एकदम अरेस्ट कर लेते थे विदाउट ड्यू ट्रायल, मतलब बिना उसकी सुनवाई लिए, बिना उसका बयान लिए उसको सीधा अरेस्ट कर लेते। सेडिशन एक्ट में ये था, ये 1870 में रेगुलेट हुआ था। तो ये एक आर्बिट्रेरियस था, कुछ फिक्स नहीं था इनका, कभी कोई सा एक्ट चला देते, कभी कोई सा एक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, ये भी थोड़ा आर्बिट्रेरियस से रिलेटेड है, तो मैं यहीं पढ़ा देती हूँ। वेट अ मोमेंट, क्या देखिए क्या लिखा है इसमें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस वॉज रूल एक्ट। एक ब्रिटिश ने रूल एक्ट भी स्टार्ट किया था, ये 10 मार्च 1919 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता था, इसमें जो ब्रिटिश अपने आप को अलाउ करते थे गवर्नमेंट को इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल, कि इंसान को जैसे किसी इंसान को इम्प्रिजन कर देना,
प्रिजन में डाल देना बिना किसी ट्रायल के, जैसे गिरफ्तार कर लेना और बिना किसी ट्रायल के ही उसको बाहर छोड़ देना जब इनका मन करे, ये था इस लॉ में। इंडियन नेशनलिस्ट जैसे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस लॉ से। सो डिस्पाइट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल in Punjab, protests against this act continued quite actively and on April 10, जिसे रॉ स्टार्ट होता है 10 मार्च 1990 में, और फिर अप्रैल 10 में पंजाब में बहुत सारे लोग लीडर्स, दो लीडर्स थे, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचले, अरेस्ट किए गए रॉलैक लॉ के अंदर ही। तो लोगों में गुस्सा उबलने लगा, तो उन्होंने मीटिंग करना सोचा वहाँ पे जलियांवाला बाग पे 13 अप्रैल को अमृतसर में। तो जब जनरल डायर को ये पता चला तो वहाँ पे उन्होंने वो ओपन फायरिंग कर दी, उन्होंने सेडिशन एक्ट शुरू कर दिया, एकदम रॉलैक एक्ट शुरू कर दिया। तो उन्होंने एकदम अपना बाजी पलट गए और एकदम ओपन फायरिंग कर दी। इतने लोग मरे, वी कैन नॉट से हंड्रेड्स मिलियंस का, भारत की आधी तबाही, आधी वो खत्म हो गई थी जनता, इतने लोग मारे गए। एक कुआं था वहाँ पे, वो कुआं भी भर गया था खून से और लाशों से। क्यों लोग उसमें कूदने लगे, लोगों ने सोचा अब जान बच जाएगी और गोली नहीं लगेगी, बट उसमें सब लोग कूदने लगे, उन्होंने कुएं में भी गोली चला दी, इतनी ज़्यादा। सो ये आप देख सकते हैं ब्रिटिश कितने ज़्यादा क्रूर थे। जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना इसके खिलाफ और क्रिटिकाइज करने लगे ब्रिटिश की आर्बिटरी, मतलब आपकी कौन सी अथॉरिटी है, जब आपका मन करता है आप वो कर देते हो, जब आपका मन करता है वो कर देते हो। तो उन्होंने इसको रोका। वे फाइट भी करने लगे और इक्वलिटी के लिए, और उन्हें चाहिए था चेंज इस लॉ के रूल से, उन्हें चाहिए थे अच्छे ड्रो के रूल्स जिससे वो आइडिया ऑफ जस्टिस बाहर आ सके। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका ये है पेज। सो आई थॉट दैट ये पेज मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाती हूँ। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। बाय बाय।